लाल बहादुर शास्त्री के ताशकंद में निधन के पश्चात पर्दे के पीछे खेल शुरू होता है कुर्सी का, और इसी वजह से राम मनोहर लोहिया जी उन्हें गूंगी गुड़िया कहना शुरू कर देते हैं। एक तरफ पूरी पाकिस्तान में मानसून का समय था, तो दूसरी तरफ इंडियन टैंक्स का रिपेयरमेंट चल रहा था, और तीसरी तरफ सैम मानिक शाह ने अपना इस्तीफा सौंप दिया था इंदिरा गांधी को। और जब लगा कि अब सिचुएशन तो हाथ से निकल रहा है, तो उन्होंने 25 जून 1975 को सत्ता में बने रहने के लिए पूरे देश में राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर देती है, और अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी और मुलायम सिंह समेत समस्त विपक्ष के नेताओं को जेल में ठूस देती है। The president has proclaimed emergency. This is nothing to panic about. 19 जून 1975 को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इंदिरा गांधी के खिलाफ फैसला सुनाते हुए उन्हें चुनावों में धांधली का दोषी पाया और उन्हें इलेक्शन लड़ने से 6 सालों के लिए बैन कर दिया। और फिर 31 अक्टूबर को 9:30 पर ऑपरेशन ब्लू स्टार से नाराज सिख गार्ड्स ने गोली मार के इंदिरा गांधी की हत्या कर दी। और फिर उसके बाद जो सिखों के साथ हुआ उसे पूरी दुनिया ने देखा। वह आज भी हमारे इतिहास का वह काला पन्ना है जिसे आज भी लोग याद करके सिहर जाते हैं। आज हमें एक वीडियो बनाने में 18 से 20 घंटे का समय लगता है, और आपको एक लाइक करने में एक भी सेकंड से कम का समय लगता है। और आपको पता है, आपके एक सब्सक्राइब और एक लाइक से हमारे 200 घंटे का मेहनत यार सार्थक हो जाएगा। तो देखिए, जब भी इंदिरा गांधी की बात होती है तो लोग इन्हें या तो हीरो मानते हैं या फिर विलन मानते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान कुछ डिसीजंस ऐसे ही लिए थे, चाहे 1971 का जंग हो, या फिर 1975 में आपातकाल हो, या फिर 1985 में ऑपरेशन ब्लू स्टार हो। 1934-35 में अपनी स्कूलिंग कंप्लीट करने के बाद इंदिरा गांधी अपना एडमिशन लेती है रविंद्रनाथ टैगोर की यूनिवर्सिटी में, और यहीं पर टैगोर जी उनका नाम प्रियदर्शनी रखते हैं। इंदिरा गांधी के पितामह मोतीलाल नेहरू इलाहाबाद हाईकोर्ट में काफी माने जाने और काफी धनी बैरिस्टर थे, तो इन्हें अन्य क्रांतिकारियों की तरह कभी आर्थिक तंगी का सामना नहीं करना पड़ा। और फिर 1937 में ऑक्सफोर्ड का एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद सोमरविल कॉलेज में अपना एडमिशन लेती है, पढ़ाई पूरी करती है, इंडिया वापस आती है और गांधी जी के साथ मिलकर कई सारे आंदोलनों में पार्टिसिपेट भी करती है। और फिर 11 जनवरी 1966 को ताशकंद में शास्त्री जी के मृत्यु के पश्चात पर्दे के पीछे खेल शुरू होता है दिल्ली के गद्दी का। होता क्या है कि लाल बहादुर शास्त्री जी के मृत्यु के पश्चात 3 लोग पीएम पद के कुर्सी के लिए अपनी दावेदारी ठोक रहे थे। इंदिरा जी की सीधी लड़ाई अपने आप से काफी कद्दावर नेता गुंजारी लाल नंदा और मोरारजी देसाई से था, लेकिन कुछ समय बाद कार्यवाहक प्रधानमंत्री गुंजारी लाल नंदा ने पीएम पद के रेस से अपना नाम वापस ले लिया। लेकिन अब इंदिरा जी की सीधी लड़ाई मोरारजी देसाई से थी, और मोरारजी देसाई भी काफी अडिग थे। हालांकि मोरारजी देसाई पर काफी दबाव बनाया गया ताकि वह अपना नाम वापस ले ले, लेकिन उन्होंने अपने जगह से टस से मस ना हुए। और इस वक्त तक पूरे भारत को ऐसा लग रहा था कि मोरारजी देसाई को 100 एमपीज भी सपोर्ट नहीं करेंगे, लेकिन जब आंकड़े आए तो वह काफी चौंकाने वाले थे, क्योंकि मोरारजी देसाई को 169 सांसदों ने सपोर्ट किया था। लेकिन फिर भी दिल्ली के गद्दी के लिए यह काफी कम था। और कुछ इस तरीके से 19 जनवरी 1966 को इंदिरा गांधी हमारे देश की सबसे पहली महिला प्रधानमंत्री बनती है। ऐसा नहीं था कि मोरारजी देसाई पहली बार पीएम पद के लिए लड़ रहे थे, वह इससे पहले भी शास्त्री जी के खिलाफ अपना पीएम पद के लिए नामांकन किया था, लेकिन उस वक्त उन्हें शास्त्री जी के सामने प्रतिस्पर्धा करना अपने राजनीतिक मूल्यों के खिलाफ लगा, और इसी वजह से उन्होंने अपना नाम पीएम उम्मीदवारी से वापस ले लिया था। और फिर आता है 1969 का एक ऐसा दौर जब इंदिरा गांधी को अपना बजट पेश करना होता है। वह भाषण देने से काफी घबरा रही थी और विपक्षी नेता उन्हें घेर लिए थे, और उसी वक्त राम मनोहर लोहिया ने उन्हें गूंगी गुड़िया का उपनाम दिया था। और फिर 1969 में रात 12 बजे अचानक से एक फैसला आता है कि हमारे देश के सारे बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाएगा, जिनमें से प्रत्येक बैंकों में 50 करोड़ से भी ज्यादा अमाउंट की धनराशि थी। और इन 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण करने का निर्णय 1947 के बाद से किसी भी सरकार द्वारा लिया गया सबसे महत्वपूर्ण साहसिक निर्णय था। और फिर आता है साल 1971, क्योंकि यह समय भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश के इतिहास में काफी अहमियत रखता है, क्योंकि इसी साल भारत ने पाकिस्तान को एक ऐसा जख्म दिया था जिसका मलाल पाकिस्तान को आज भी होता है। शेख मुजीबुर रहमान पूरी पाकिस्तान की आजादी के लिए काफी लंबे समय से संघर्ष कर रहे थे, और इन्हीं सारी हरकतों की वजह से मुजीबुर रहमान पाकिस्तानी सेना की आंखों में काफी खटक रहे थे। और कुछ मुजीबुर रहमान के साथी नेता भी थे जो भी पाकिस्तानी सेना के निशाने पर थे, और उनके बगावत की आवाज को हमेशा के लिए दबाने के लिए शेख मुजीबुर रहमान और उनके साथी बंगालियों नेता पर मुकदमा चलाया गया, और मुजीबुर रहमान पूरी पाकिस्तान में रहने वाले लोगों की नजरों में हीरो बन गए। और फिर होता है 1970 का चुनाव, जब मुजीबुर रहमान की पार्टी पूर्वी पाकिस्तानी अवामी लीग ने जबरदस्त जीत हासिल किया। पूर्वी पाकिस्तान के 169 में से 167 सीट जीत लिए। 313 सीटों वाले पाकिस्तानी संसद में मुजीबुर रहमान के पास अपनी सरकार बनाने का जबरदस्त मौका था, लेकिन पूरे पाकिस्तान को कंट्रोल कर रहे पश्चिमी पाकिस्तानी लीडरों और पाकिस्तानी आर्मी को यह सारी चीजें पसंद नहीं आ रही थी। उन्हें नहीं पसंद आ रहा था कि मुजीबुर रहमान एक बांग्लादेशी होकर हम पर शासन करे। मुजीब के साथ हुए इसी धोखे की वजह से पूर्वी पाकिस्तान में बगावत और तेज हो गई। लोग सड़कों पर उतरकर पाकिस्तानी सरकार के खिलाफ आंदोलन करने लगे, तो कुछ लोग पाकिस्तानी सेना के खिलाफ हथियार उठा लिए। कुछ लोग पाकिस्तानी कोर्ट से न्याय की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन पाकिस्तानी सत्ता ने पूर्वी पाकिस्तान में हो रहे आंदोलन को दबाने के लिए पाकिस्तानी सेना को बुला लिया। होता क्या था कि पाक आर्मी उन्हें जितना तेजी से दबाने का प्रयास करती थी, वह लोग उतनी ही तेजी से खड़े हो जाते थे। लेकिन अब पाकिस्तानी सेना को लगा कि यहाँ के आंदोलनकारी जब समझ ही नहीं रहे, तो अब हम निशाना बनाते हैं इनके परिवार वालों को। और फिर पाकिस्तानी सेना ने
जो अपने ही नागरिकों के खिलाफ किया वह एक भयावह इतिहास बन गया। और जैसे जैसे पूरी पाकिस्तान में पाकिस्तानी सेना का अत्याचार बढ़ रहा था, वैसे वैसे भारत में शरणार्थियों की संख्या बढ़ रही थी और धीरे धीरे पूरी पाकिस्तानियों की शरणार्थियों का यह संख्या 1 करोड़ से भी ऊपर की पहुंच गई और इससे भारत पर पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई का दबाव बढ़ने लगा। फिर मार्च 1971 के अंत तक भारत सरकार डिसाइड कर लेती है कि वह मुक्ति वाहिनी का सपोर्ट करेगी। दरअसल मुक्ति वाहिनी पूर्वी पाकिस्तान का एक रिबेलियन ग्रुप था जो पश्चिमी पाकिस्तान से पूर्वी पाकिस्तान को अलग करना चाहता था और मुक्ति वाहिनी के अंदर बहुत सारे पूर्वी पाकिस्तानी सैनिक थे और बहुत सारे पूर्वी पाकिस्तान के नागरिक भी थे। 31 मार्च 1971 को इंदिरा गांधी ने भारतीय संसद में भाषण देते हुए पूरी बंगाल के लोगों की मदद की बात कही थी। और अब एक्शन में आती है इंडियन आर्मी, जो कि पाकिस्तानी सेना के खिलाफ पूरी तरीके से तैयार हो जाती है और इसी तैयारी में इंडियन आर्मी मुक्त वाहिनी के लड़ाकों को भी प्रशिक्षण देना शुरू कर देती है। फिर अक्टूबर नवंबर के महीने में इंदिरा गांधी यूरोप और अमेरिका का दौरा करती है। वह वहां से पूरे दुनिया के लोगों को इंडिया और पूरी पाकिस्तान के सिचुएशन के बारे में अवेयर कराती है। वैसे पाकिस्तानी सेना पूर्वी पाकिस्तान में लोगों के खिलाफ अत्याचार कर रही है, लेकिन निक्सन मुजीबुर रहमान के रिहाई के खिलाफ थे। दूसरी तरफ इंदिरा जी का कहना था कि पाकिस्तान की स्थिति बहुत ही ज्यादा विस्फोटक है और यह तब तक नहीं सुधरेगी जब तक मुजीबुर रहमान को बाइज्जत रिहा नहीं किया जाएगा। और इंदिरा गांधी ने निक्सन को साफ साफ शब्दों में बता दिया था कि अगर पाकिस्तान भारत को उकसाएगा तो भारत कोई भी कार्यवाही करने से पीछे नहीं हटेगा। और फिर 23 नवंबर 1971 को पाकिस्तानी प्रेसिडेंट याया खान ने पाक आर्मी को युद्ध के लिए तैयार रहने को भी कहा। 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तानी एयरफोर्स ने इंडिया पर हमला भी कर दिया। भारत के अमृतसर और आगरा जैसे कई सारे शहरों पर कई सारे बम बरसाए और फिर यहीं से शुरुआत होती है एक ऐसे जंग की जिसमें 93,000 सैनिक एक साथ आत्मसमर्पण करते हैं। और फिर आता है 25 जून 1975 जब आधी रात को आपातकाल की घोषणा की जाती है और यह आपातकाल 21 मार्च 1977 तक चलती है, क्योंकि स्वतंत्र भारत का सबसे लंबे समय तक का आपातकाल था। आपातकाल के दौरान हमारे देश में सारे चुनाव स्थगित हो गए थे, विपक्षी नेताओं को जेल में डाला जा रहा था, पुरुषों को जबरन पकड़कर उनका नसबंदी किया जा रहा था। वैसे तो आपातकाल के पीछे कई सारी वजह बताई जाती है, लेकिन इनमें से जो सबसे मुख्य वजह मानी जाती है 12 जून 1975 को इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा इंदिरा गांधी के खिलाफ दिया गया फैसला। होता क्या है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इंदिरा गांधी को रायबरेली के चुनाव में सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करने का दोषी पाया था और इसी वजह से उन्हें इलेक्शन लड़ने से 6 सालों के लिए बैन कर दिया और इस दौरान वे किसी भी सरकारी पद को नहीं संभाल सकती। गाइस है क्या कि 1975 का आपातकाल खुद में एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है। इसके बारे में कई सारी कहानियां प्रचलित हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानियां, इनको मैं आपको सिर्फ 2 मिनट में एक्सप्लेन कर खत्म नहीं करना चाहता हूँ। गाइस आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा क्योंकि हम इस पर एक पूरा डेडिकेटेड वीडियो लाएंगे। और फिर इंदिरा गांधी जी 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार लॉन्च करती हैं और फिर 1984 में उनके सिख बॉडीगार्ड्स ही उनसे नाराज होकर उन्हें गोली मार देते और फिर उसके बाद जो सिखों के खिलाफ हुआ उसे पूरी दुनिया ने देखा और वह आज भी हमारे इतिहास का वह काला पन्ना है जिसके बारे में सुनकर लोग आज भी सिहर जाते हैं।